फर्स्ट लॉ के बाद न्यूटन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है? इनर्शिया से, इसीलिए उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया। अब सेकंड लॉ समझने से पहले फिर से हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी समझनी होगी जिसे कहा जाता है मोमेंटम। मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्रिकेट बॉल आपकी तरफ भागी हुई आ रही है, आप उसे रोकने के लिए काफी संभल कर अपना हाथ उठाएंगे, आपको बड़ा संभल कर रोकना पड़ेगा। आपकी तरफ एक टेनिस की बॉल आ रही है उतनी स्पीड पर, तो आपको डर नहीं लगेगा, उसे आप मक्खी की तरह पकड़ लेंगे। राइट? आपकी तरफ किसी ने पत्थर उछाल रखा है, तो फिर आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसे बचने की कोशिश करेंगे। इन सारे ही केसेस में क्या डिफरेंट है? नहीं, मास भी डिफरेंट है, लेकिन अगर पत्थर आपकी तरफ को आ रहा है धीरे कम स्पीड पर भी, तो भी आप कोशिश करेंगे कि इससे बच जाओ, इसे रोकने की कोशिश ना करो, इसे बचने की कोशिश करो। तीनों ही केस में डिफरेंट है मोमेंटम। आप जानते हैं, बाय नेचर आप जानते हैं कि जो मोमेंटम है वो पत्थर का ज्यादा मोमेंटम है। क्रिकेट बॉल का मोमेंटम कुछ और कम है, और टेनिस बॉल या टेबल टेनिस वाली बॉल, पिंग पोंग बॉल का तो मोमेंटम कुछ भी नहीं है। मोमेंटम किसी भी बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन है। क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये बॉडी रखी हुई है मेरे हाथ पर, तो इसमें कितना मोशन है? अभी कुछ नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट पर है। इसका मोमेंटम कितना है? जीरो है। जब ये चलने लगी, इसमें मोमेंटम आया, इसमें क्वांटिटी आ गई, इसमें मोशन आ गया। तो कितना मोशन आया, कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन, दो बातों पर डिपेंड करेगी। एक तो इसका खुद का अपना मास कितना है, अगर ये रबर की जगह लोहे का टुकड़ा हो और मैं उतनी स्पीड से फेंकूं तो ज्यादा मोमेंटम कैरी करेगा ये। दूसरा डिपेंड करेगा किस पर? डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी इसकी वेलोसिटी है। ये अगर धीरे धीरे चल रही है तो कम मोमेंटम, ये अगर तेज चलने लगे तो इसी का मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, है ना? एक गन से निकली हुई बुलेट का मोमेंटम बहुत हाई होता है, जबकि उसका मास तो कुछ ही फ्यू ग्राम से। एक गन से निकली हुई बुलेट का मोमेंटम एक ईंट आप फेंक के मारे उससे भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां उसकी वेलोसिटी बहुत फास्ट है। तो दोनों क्वांटिटी इस पर डिपेंड करेगा। तो सीधा सीधा क्या हिसाब बना कि आप मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपको जो मिला, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको मिली, ये क्या है? ये मोमेंटम है। ये मोमेंटम है। ठीक है? मोमेंटम है क्या? क्वांटिटी ऑफ मोशन। कैसे? कितना? कितना है ये कैसे फाइंड करोगे? मास को, बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, मास कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, स्केलर या स्केलर? वेक्टर। तो फिर मोमेंटम कैसा होने वाला है? मोमेंटम कैसा होने वाला है? वेक्टर। एक वेक्टर क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है? मोमेंटम की डायरेक्शन भी बिल्कुल वही जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है? तो हेडिंग डालते हैं मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी is its momentum. The quantity of motion in a body is its momentum. It is measured by the product of mass and velocity vector. It is a vector quantity. Its direction is the direction of velocity. Its unit is kilogram meter per second. ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मोमेंटम, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p वेक्टर से।
इज इक्वल टू एम वी वेक्टर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब न्यूटन सेकेंड लॉ, जो लॉ ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, ये बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी रखी हुई है, स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसमें कितना मोमेंटम है, इसमें मोमेंटम जीरो है, ठीक है, इसमें मोमेंटम जीरो है। आपने इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, इस फोर्स ने बॉडी में एक्सेलरेशन और एक वेलोसिटी इंड्यूस कर दी, बना दी, उसके अंदर वेलोसिटी डाल दी, ठीक है। तो इसने मोमेंटम गेन कर लिया, जब तक ये रुका हुआ है तब तक इसका मोमेंटम जीरो है। जब इसने वेलोसिटी गेन कर ली तो मोमेंटम गेन कर लिया, मतलब मोमेंटम में चेंज हो गया इसके, या इसके अगेंस्ट ये चलता हुआ आ रहा है, आपने इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई और इसका जो मोमेंटम था इसका नॉन जीरो मोमेंटम, उसे रोक करके आपने, बॉडी को रोक कर आपने इसका मोमेंटम जीरो कर दिया, तो चेंज किया मोमेंटम में। लेकिन इस चेंज के लिए आपने क्या क्या किया है, आपने फोर्स लगाई। मोमेंटम बढ़ाने के लिए भी, मोमेंटम घटाने के लिए भी आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाई है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे चलता हुआ आ रहा था, आपने फोर्स लगाई, इसकी डायरेक्शन बदल दी, तो भी इसका मोमेंटम बदल गया, क्योंकि मोमेंटम में है वेलोसिटी, वेलोसिटी में है डायरेक्शन, डायरेक्शन बदलती वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी बदलती मोमेंटम बदल गया। अब मोमेंटम जब चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, जब आपने इस पर अनबैलेंस फोर्स लगाई। लेकिन दोनों तीनों केस में जब आपने रुके हुए से चलाया तो मोमेंटम का चेंज कहाँ हुआ, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई। जब आपने इसे चलते हुए को रोका तो मोमेंटम का फोर्स, मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई। जब आपने डायरेक्शन बदल दी तो भी मोमेंटम का चेंज हुआ, उसी डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई। तो सीधी सी बात यह है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, और चेंज किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई, मोमेंटम की डायरेक्शन में नहीं, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई, करेक्ट। अब आपने हल्की सी फोर्स लगाई तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ लेकिन कम चेंज हुआ। आपने तगड़ा फोर्स लगा दिया तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ लेकिन काफी ज्यादा चेंज हो गया मोमेंटम। सीधी सी बात यह है कि जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा चेंज इन मोमेंटम। दोनों ऑब्जर्वेशन को मिला दीजिए आप, तो न्यूटन सेकंड लॉ बन गया। क्या, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम, और चेंज किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितनी तेजी से मोमेंटम चेंज होगा, किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपने हल्की फोर्स लगाई, ज्यादा देर तक लगा दी तो भी मोमेंटम में काफी चेंज आ जाएगा। आपने स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाई, हल्के से कम टाइम के लिए लगाई तो भी काफी चेंज आ जाएगा। तो केवल चेंज इन मोमेंटम नहीं, कितनी जल्दी वो मोमेंटम चेंज हो रहा है, किस पर डिपेंड है, फोर्स पर डिपेंड है, और किस डायरेक्शन में चेंज है। अब ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ बन गया, ठीक है। हेडिंग डालिए, न्यूटन सेकेंड लॉ और द लॉ ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the force on the body, and this change takes place in the direction of force applied. क्या लिखा मैथमेटिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑन द बॉडी, इसका कन्वर्स भी
कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। मोमेंटम कितना है, mv वेक्टर। मास तो कांस्टेंट हो गया बॉडी का, dv वेक्टर बाई dt। जरा बताना तो सही है dv बाई dt क्या है, एक्सीलरेशन। तो f वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m a वेक्टर। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या करोगे, एक कांस्टेंट दोगे के m a वेक्टर वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है। अब क्या हुआ, न्यूटन ने दुनिया को कंसेप्ट दिया फोर्स का कंसेप्ट, कि फोर्स है क्या। फोर्स वो कॉज है जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे। तो दुनिया ने उनसे पूछा, अच्छा जी फोर्स है कितनी, इसे नापोगे कैसे, मेजर कैसे करोगे। मेजर करने के लिए चाहिए कोई ना कोई यूनिट। डिस्टेंस को आप कैसे मेजर करते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, किसी यूनिट पर करेंगे ना, स्केल पे। तो स्केल चाहिए, फोर्स को मेजर करने के लिए स्केल चाहिए। ठीक है, स्केल बना दिया उन्होंने। लेकिन जब जब तक फोर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि फोर्स क्या है, तो किसी ने फोर्स मेजर करा होगा, नहीं। न्यूटन ने कहा कि फोर्स है, क्या है जी फोर्स, वो कॉज है, एक ऐसा कॉज जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर दे, चेंज करने की कोशिश करे। तो कैसे नापोगे, स्केल चाहिए, राइट। तो उस समय तक फोर्स की कोई भी यूनिट नहीं थी। अब न्यूटन ने क्या काम किया आसान करने के लिए, कि फोर्स की एक ऐसी यूनिट बनाई उन्होंने जिस यूनिट के साथ इस के की वैल्यू हमेशा 1 आए। समझ रहे हो, देखो इस ये जो के होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इस के को क्या रखना है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली फाइंड किया जाता है। किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी फिजिकल इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लाने का जुगाड़ नहीं है, कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं होता। कैसे, आपने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था पीछे, P इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, वहां के की वैल्यू 2 पाई रखी थी। अभी 2 पाई कहाँ से आया भैया, बना पेंडुलम, उसके ऑब्जर्वेशन लेयर, तब पता चलेगा के की वैल्यू क्या आती। ठीक है। अच्छा क्यों, क्योंकि उससे पहले टाइम का यूनिट डिसाइडेड था, लेंथ का यूनिट डिसाइडेड था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का यूनिट डिसाइडेड था, उसमें कोई छेड़छाड़ की संभावना ही नहीं थी। लेकिन जब ये फॉर्मूला न्यूटन ने बनाया, न्यूटन ने दिया, तब तक फोर्स की कोई यूनिट ही नहीं थी। फोर्स ही क्या एग्जिस्ट, फोर्स का बारे में पता ही नहीं था किसी को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूनिट बना ली इसकी, ऐसी यूनिट बनाई फोर्स की, ताकि इस के की वैल्यू 1 आ जाए। अब कैसे 1 आ जाए, तो सारी दुनिया ने मिलकर कहा भी ठीक है फोर्स ठीक है, इसकी यूनिट बना लो, और उसका नाम हम आप ही के नाम पर रखेंगे। क्या क्या नाम रखेंगे उस यूनिट का, न्यूटन। अब हमें बताओ कि 1 न्यूटन कितना होगा, 1 न्यूटन कितना होगा। तो न्यूटन ने कहा भी देखो ये चीज है, ये चीज है आपकी, कि 1 किलो की है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है, आपने इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई, इतनी फोर्स लगाई अनबैलेंस्ड कि इसमें एक्सेलरेशन आ गया, कितना एक्सेलरेशन आ गया, 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन इसमें आ गया। बस जो भी फोर्स आपको लगानी पड़ी इस काम करने के लिए, ये 1 न्यूटन है। समझे बात, क्योंकि यह गुंजाइश थी यूनिट बनाने की। 1 किलो की बॉडी को 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन देने के लिए जितनी भी फोर्स रिक्वायर्ड है, बस यही फोर्स क्या कहलाई जाएगी, 1 न्यूटन कह जाएगी। इससे दुगनी फोर्स रिक्वायर्ड है, तो कितनी रिक्वायर्ड है, एक्चुअली 2 न्यूटन रिक्वायर्ड है। तो क्या कहा उन्होंने,
कि उन्होंने ये कहा कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg मास में 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सीलरेशन दे दे। तो अब क्या देखना, के की वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बची, है ना। यहाँ के की वैल्यू 1 आ गई, तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल्स एम ए वेक्टर। ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई न्यूटन सेकंड लॉ। यहीं से आपने डिफाइन करा है किसे, 1 न्यूटन। कौन सी कितनी फोर्स को 1 न्यूटन कहा जाएगा, कितनी फोर्स को 1 न्यूटन कहा जाएगा। 1 न्यूटन इज द फोर्स which when applied on a body of mass 1 kg induce an acceleration of 1 meter per square second। वो फोर्स जो किसी 1 kg की बॉडी पर लगने पर उस बॉडी के अंदर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन ला दे, उसे कहा जाएगा क्या, 1 न्यूटन। ठीक है, तो एक्चुअली 1 न्यूटन कितना है, एक्चुअली अब हम लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल्स 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, राइट। तो फोर्स की यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। अगर आप पूरा वर्ड लिखते हैं तो स्मॉल एन से लिखा जाएगा, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल एन से लिखा जाएगा। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, और इसकी यूनिट एक और हो सकती है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, नॉट सेकेंड स्क्वायर, नॉट, इट इज नॉट किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, इट इज किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, पर स्क्वायर सेकेंड। जब आप कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब आप कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बारीक सी बातें, छोटी छोटी बातें, ज्यादातर के समझ से बाहर है ये। जब आप कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये बनता है स्क्वायर, ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आप कहते हैं किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, स्क्वायर किस पर है, सेकेंड पर है। तो यूनिट ऑफ फोर्स कितनी होगी, या तो न्यूटन या 1 या किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, नॉट सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो इतनी बात, ओके। तो इसे कर लीजिए। अब आप यहां बस लिख लीजिए क्या, यहां एक वर्ड लिखिए, क्या लिखिए, मैथमेटिकली dp बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ। जब आप ये कॉपी कर लें तो यहां तक कॉपी कीजिएगा, यहां हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। कर लिया यहां तक सबने, है। तो यहां एक स्टेटमेंट लिखिए क्या, द यूनिट ऑफ फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स is so chosen such that the value of k is 1, such that value of k is 1 in all system of units। इसके बाद में आप ये वाला पार्ट करें, ये पार्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन और हाउ मच फोर्स इज 1 न्यूटन फोर्स, हाउ मच फोर्स इज 1 न्यूटन। तो इसका आंसर लिखिए, 1 न्यूटन इज द फोर्स required to produce an acceleration of 1 meter per square second in the direction of force in a body of mass 1 kg। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन आता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बताया कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, एक कॉज है जो मोमेंटम, जो चेंज करे मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को, या कोशिश करे। और सेकंड लॉ ने कहा F इक्वल्स एम ए, या F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। तो सेकंड लॉ ने क्या बताया, हाँ, फोर्स कितनी है,
फर्स्ट लॉ बताता है फोर्स क्या है, सेकंड लॉ बताता है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी है ये फोर्स। लिखिए इसमें, न्यूटन सेकंड लॉ gives the magnitude of force, Newton's second law gives the magnitude of force,